थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। फैज़ मौलाना, क्विक सवाल होंगे आपके, क्विक जवाब होंगे, मगर एक दो चीज़ों को फिर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे छोड़ दूँगी। इमरान खान साहब ने ज़िबा साहिबा के बारे में, जो जज थी, उनके बारे में एक लफ्ज़ कहा था कि उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के टॉप्स और ज़िबा चौधरी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब मुकदमात बहुत से हुए थे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। मगर मैंने अपनी बेशुमार प्रैक्टिकली वीडियोस देखी, आवाज़ें उनके मुंह से निकलती, उनकी बातें सुनी। चलिए वो तो फेक भी हो सकती हैं, मगर जहां आपने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बुरा कहा, अब भी आपने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो ज़ुबान गलीज़ इस्तेमाल की गई है, तो व्हाट इज़ द कंपैरिजन? वाई जनाब काजी फ़ायज़ ईसा, जिनका नाम काजी भी है, फ़ायज़ भी है, ईसा भी है, यानी इसको अगर आप तीनों को मिला के मानी निकालें तो बड़े कमाल के निकलते हैं। वाई समबडी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन? कि एक जज की इज़्ज़त अगर पामाल होती है तो बाकी जजेस की इज़्ज़त क्यों पामाल नहीं होती? मसला यह है कि हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ओवरऑल हमने गलती क्या की है कि हमारे यहाँ जब पहली दफ़ा किसी ने कोई गलती की तो उसे वहाँ रोका नहीं गया, स्नब नहीं किया गया, उसे करेक्ट नहीं किया गया, किसी वजह से नहीं किया गया। और एक दफ़ा अगर हम मसलत का शिकार हुए तो फिर नस्ल दर नस्ल हम मसलतों का शिकार होते चले गए। और फिर इसमें ये मसलतों का शिकार क्यों हुए कि हम में से कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अपने ज़ाती मफाद थे, हर कोई अपने फ़ायदे का सोचता था। और जब आप अपना मुल्को कौम का फ़ायदा पीछे करके अपने ज़ाती मफाद की खातर, ज़ाती फ़ायदे की खातर, वक्ती थोड़ी सी उसकी खातर जब आप एक दूसरे को लिवरेज देना शुरू करते हैं, एक दूसरे को ढील देना शुरू करते हैं, तो बात फिर यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ अब पहुँच चुकी है। अब किसी को किसी की किसी बात पे एतबार नहीं रहा। और फिर आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इमरान खान का जो खिताब AI के जरिए उन्होंने किया है, ऑलमोस्ट 90% वो इमरान खान ही लगता है और इमरान खान का ही खिताब लगता है। हालांकि उसने, इमरान खान ने जो बातें की हैं वो उसने बातें की हैं बाहर आके, जो उनसे मिले हैं उनके अजीज रिश्तेदार, बहन भाई या उनके वकला, उन्होंने बाहर आके लोगों को बताई, वो लिखी गई तहरीर की सूरत में, और फिर वो फिक्रे AI से अदा करवाए गए इमरान खान की सेव की हुई आवाज से। 90% वही है। तो आजकल के दौर में तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ज़िबा चौधरी जज जो हैं, इस्लामाबाद में एक सिविल जज थी, उनको जो इमरान खान ने जलसे में कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो तो जलसों में तो ये पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। अगर आपने इस तरह जलसों में एक तकरीरें की हुई बातों पे पकड़ना है तो फिर तो शायद ये एक दिन ना चल सकें और शायद ये जलसे कर भी ना सकें। होना ऐसा ही चाहिए कि आप जलसे में तकरीर करें, अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के करें, किसी टेलीविजन चैनल पर करें या कहीं भी बात करें, आपको मुहतात रहना चाहिए। चाहे कोई भी सियासतदान हो या कोई भी जिम्मेदार ओहदे पर फाइज बंदा हो, उसको मुहतात होना चाहिए। लेकिन जब हमारे यहाँ एक उसूल बन गया कि जी सियासी जलसे में आप जो भी कह सकते हैं वो सियासी बात थी, भाई सियासी बात की ढील आपने दी क्यों दी है? हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये आज़ादी क्यों सियासतदानों को हासिल है कि जी वो सियासी बात थी? सियासी बात की ढील होनी ही नहीं चाहिए। और अगर सियासी बात की ढील हो गई है तो फिर एक इमरान खान को आप क्यों पकड़ते हैं? फिर आप सबको पकड़ें। और जब तक आप बाकियों को नहीं पकड़ते या कोई ऐसा उसूल नहीं बनाते कि आज के बाद में ये जो सियासी जलसों में आप बड़के मारते हैं और जो सियासी ऐलानात करते हैं, आप इसके जवाबदेह होंगे। आपने किसी के बारे में कोई लफ्ज अदा किया, किसी के बारे में कोई आपने गलत बात की, आपने कोई झूठा वादा किया कौम से और वो पूरा ना किया, तो आपको वाकई सादिक और अमीन का जो आपको टाइटल है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और आप नाअहल हो जाएंगे, ताहयात नाअहल हो जाएंगे। या तो आप इस हद तक स्ट्रिक्ट करें अपने मामलात को, जब आप नहीं कर सकते और आप इसे आज़ादियां देंगे तो फिर ये आज़ादियां बिगड़ती बिगड़ती यहाँ तक पहुंच जाएंगी। वरना आपको याद होगा कि गुजरांवाला में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के जलसे में लंदन से बैठ के, वो जिस दिन स्पीच हुई थी उस दिन वो स्पीच जिस बंदे ने सुनी थी, हमने कहा कि आज खैर नहीं है मुस्लिम लीग नून की, आज शायद मुस्लिम लीग पर पाबंदी लग जाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब पे तो ताहयात पाबंदी लग ही जाएगी सिर्फ इस स्पीच की वजह से। लेकिन वो दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर लोगों को ढील मिल गई कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आर्मी को इस हद तक लान तान कर सकते हैं और इस तरह नाम लेके सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGISI को इस तरह उनकी मलामत कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद मरियम ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, फिर इमरान खान ने भी अपना हिस्सा डाला। जिस को जहां जहां कहीं तकलीफ पहुंची या पहुंचाई गई या उसे महसूस हुआ कि हमें आर्मी की तरफ से ये तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उन्होंने फिर खुल के तकरीरें की। तो इस तरह आपको तो पहली दफा जब कोई गलती करता है, छोटी सी एग्जांपल लें, आपका बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर पहली दफा
आग की तरफ हाथ बढ़ाता है तो आप उसे सख्ती से मना करते हैं, और अगर आप उसे नहीं रोकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपना हाथ जला लेगा, बल्कि अपना ही हाथ नहीं जलाएगा, पूरा घर जला देगा। तो अब हमारी वही हालत हुई है जी। पाकिस्तान जलने के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं सर बलूचिस्तान की आज मुझे वहाँ से एक और किसी आमने शख्स ने भी भेजी, बहुत ख़ास शख्स ने मुझे वो एक ऑडियो मैसेज भेजा विच आई एम अनफॉर्चुनेटली, कि कराची से बलूचिस्तान जाती तरफ का जो रास्ता है क्या सूरत हाल है। अभी 5 जो हिजाम हैं उनका भी मर्डर हुआ है, असैसिनेट किया गया है इन KPK में उनको। काकड़ साहब, जो अगर मैं अनवारुल्लाह काकड़ पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे, इनके वालिद साहब डॉक्टर भी थे, मगर ज़ाती तौर पे इन्होंने मास्टर्स किया, तालीम के शोबे से इन्होंने अपना शुरू किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक़ था, और काफ आपको पता है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के स्टैंड्स को लेके चलती रही है। 2007 से लेके 2013 तक जो बलूचिस्तानी, मैं हैरान हूँ कि बलूचियों ने उन्हें रहने कैसे दिया। बलूचियों के अगेंस्ट बोलते रहे, और जो कुछ वहाँ पे मिसिंग पर्सनस थे उनकी उन्होंने नहीं की। सेनेटर भी बने, यानी नवाजे गए शख्स हैं। कल उन्होंने बड़ा अपना सख्त रवैया अपनाया हुआ था बलूचियों के बारे में। अगर कोई कौम इतनी बिगड़ गई है, और अगर आप फैज़ाबाद धरने के ऊपर वो जो तहरीक लब्बैक थी उनके साथ अगर मसालियत कर सकते हैं, उन्होंने मुल्क को ब्लॉक किया हुआ था, तो आप बलूचिस्तान को भी प्यार मोहब्बत से समझा के लेके आ सकते हैं, बजाय इसके कि वही 71 की सूरत हाल पैदा हो। उनकी ज़ुबान बड़ी सख्त थी। एक लड़के ने उनसे सवाल किया, यंग बॉय ने, जब जनरल से भी उन्होंने बात की तो उनकी ज़ुबान में बड़ी तलखी थी, और यानी ही हैड अ वेरी स्नबिंग बिहेवियर। और जब उन्होंने नौजवान को, और जब आपका अपना बच्चा भी जवान हो जाए ना, तो आप आंखें थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, माँ बाप भी बदल जाया करते हैं। तो स्टूडेंट ने जब सवाल किया, यकीनन आपके नोटिस में आया होगा, और उसने पहले फ़लस्तीन और गज़ा की बात करते हुए इसराइल की बात की, एंड देन ही कंपेयर्ड दैट सिनेरियो इन पाकिस्तान उसी सूरत हाल से। और जब वो सवाल कर रहा था तो काकड़ साहब मतलब यानी कर रहे थे कि हाँ, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो व्हाट डू यू थिंक कि दिस मैन इज यूज्ड टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ थिंग, और अल्टीमेटली टू किसी चीज़ों को एक्स करने के लिए, अलग करने के लिए, या फाइनल इक़दामात के लिए इनको ख़ास मकासद के तहत इस पोजीशन पे दिया है, एंड ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़? अच्छा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है ना, ये इस तरह के जो हादसाती लोग होते हैं ना, हादसाती, किसी हादसे के नतीजे में जो किसी पोस्ट पे, किसी ओहदे पे, किसी जिम्मेदारी पे पहुंच जाते हैं, यही उनका इम्तिहान होता है कि अगर उन्हें जिंदगी में अल्लाह ने पहले मौका नहीं दिया और अब उन्हें मौका दिया है, तो वो प्रूव करें अपना मेटल और अपने आप को प्रूव करें कि हाँ, वो वाकई इस धरती के एक लॉयल बेटे हैं। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब अदरवाइज प्रूव कर रहे हैं। वो ये प्रूव कर रहे हैं कि मुझे इस मुल्क के बाशिंदों की कोई परवाह नहीं। बलूचिस्तान हमने पाकिस्तान क्यों हासिल किया था? इस्लाम के नाम पे एक ऐसा आज़ाद मुल्क हमने हासिल किया था जहां हम आज़ादी से, अपनी मर्जी से हुकूमत अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये पर्पज था ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद का। और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के फौरी बाद ये भी वाजे कर दिया था कि अक़लियतों को क्या हुकूक हासिल होंगे। इसका मतलब है जिस बंदे ने डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, और अब भी जो पाकिस्तान में रहना चाहता है बतौर पाकिस्तान का शहरी, उसके हुकूक बराबर हैं। और अगर वो रहते हुए यहाँ उसमें अगर उसे कोई तलखी उसमें आ गई है, तो उससे पूछा ये जाना चाहिए कि तुम्हें तलखी क्यों आई है। बलोची, चाहे वो अलहदगी पसंद बलोची हैं, चाहे वो हमारे साथ रहने वाले बलोची हैं, चाहे वो शर पसंद बलोची हैं, कोई भी है बलोची, कोई भी है पठान, कोई भी है पंजाबी, कोई भी है सिंधी, अगर उसकी जेब में कौमी शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, तो वो हमारा भाई है और हमें इसी तरह अजीज है जिस तरह बाकी भाई अजीज हैं। उससे प्यार से, हुकूमत के पास तो तमाम इख्तियारात भी होते हैं, हुकूमत के पास तमाम इंतजामात भी होते हैं, हुकूमत के पास तमाम वसाइल होते हैं। हुकूमत उनके पास बैठे, उन्हें बिठाए, उनसे पूछे आपके शिकवे क्या हैं, आपकी शिकायतें क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, आपके मसाइल, हम आपका दर्द बांट किस तरह सकते हैं, हम आपके मसाइल हल किस तरह कर सकते हैं। आप उनके मसाइल हल करें, चाहे जाए कि उन्हें बाहर से आके कोई बंदा उन्हें हला शेरी दे। आप इल्जाम लगाते हैं ना भारत पे और राह पे या किसी और एजेंसी पे आप इल्जाम लगाते हैं, उनको यहां पहुंचने तक का रास्ता किसने दिया? आप उनसे पहले आप क्यों नहीं पहुंचे उनका दर्द बांटने के लिए? आप अगर वहां पहुंच गए हैं तो आप उनसे तरीके से, ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे? और अगर अनवारुल्लाह काकड़ जो बलूचिस्तान की धरती से आया है, जिसकी जेब में जो डोमिसाइल है, जो शनाख्ती कार्ड है, उस पर बलूचिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ है,
अगर उस बंदे को इस बात का एहसास नहीं है तो बाकी हम पंजाब में बैठे हुए या केपीके में बैठे हुए या गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर में बैठे हुए लोग कब तक बलूचिस्तान के लिए हम बोलेंगे? इस बंदे को तो शायद ही शुड बी द लास्ट पर्सन जो बलूचिस्तान के या बलूचियों के अगेंस्ट से बोलना चाहिए। नहीं सर, आप ओहदे से बढ़के तो कोई चीज फर्स्ट पर्सन, ही इज ये आफ्टर द पहला बंदा पोजीशन। बन रहा है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी काजी फायजी साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आमना जंजुआ को सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आमना जंजुआ किसी में तमीज नहीं करती। आमना जंजुआ मिसिंग पर्सन को मिसिंग पर्सन समझती है और वो सब के लिए बोलेगी और सब के लिए बात करेगी। अब आमना मसूद जंजुआ अगर इतना इतबार कायम कर लिया है अपनी उस तहरीक ने, मसूद जंजुआ मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अल्लाह ताला उन्हें जहां भी हैं जिंदा हैं तो खुश रखे और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला उनके आसानियां पैदा करे उनकी। लेकिन आमना मसूद जंजुआ अपने एक काज के लिए खड़ी हो गई और उसके बाद आमना मसूद जंजुआ ने प्रूव किया कि मेरे लिए मिसिंग पर्सन इज अ मिसिंग पर्सन, मैं ये नहीं देखती कि वो कौन से सूबे से है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मैं आमना मसूद जंजुआ को सुनूंगा क्योंकि वो किसी में तमीज नहीं करती। बाकी जितने लोग अब तक बोले हैं मिसिंग पर्सन के मामले में, किसी को ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ। क्यों? कि हर कोई अपने एंगल से देखता है मिसिंग पर्सन को। कोई बलोचियों को मिसिंग पर्सन समझता है, कोई नहीं समझता। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने तो हद कर दिया है और ये जितना गलत बोल रहे हैं इतना ही इनका अपना ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि जब ग्राफ नीचे जाता है तो फिर ये बंदा जिस पे ये पपेट वज़ीर-ए-आज़म होने का इल्जाम है वो उससे बढ़कर पपेट बनता है। क्योंकि जो कल से इनके साथ सोशल मीडिया पे हो रही है, जो इनका मजाक ठट्टा उड़ाया जा रहा है, जो मजाक बनाया जा रहा है इनका और बन रहा है, और वो खुद मजाक बन चुके हैं अपनी हरकतों से। इनकी पहली अपीयरेंस जो लाहौर में स्टूडेंट्स के साथ हुई थी वो भी इंतहाई शर्मनाक थी, और अभी जो लेटेस्ट इनकी स्टूडेंट्स के साथ हुई है वो भी इंतहाई शर्मनाक हुई है। आज आप कनाडा में बैठे हुए, आपको ई आवाज रेडियो और 770 AM के स्टूडियो में बैठे हुए आपको ये फील हो रहा है कि इस बंदे ने अपनी सारी इज्जत लूज कर दिया है। आप इमेजिन करें पाकिस्तान में क्या होगा, और जिस हाल में जिस तकरीब से वो खिताब कर रहे थे उस तकरीब से जाते हुए वो किस हद तक अपने लिए बदनामी और बेइज्जती समेट के उठे होंगे वहां से। फयाज भाई, मैं ना क्विक बहुत सारी चीज़ों को कवर करना चाहती हूँ, मगर मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी शायर ने क्या खूब कहा। मैं बल्कि फैज़ अहमद फराज का एक पोइट्री है कि जब मुंह को खून लग जाए तो क्या होता है, और मैं सोचती हूँ इतनी पुरानी तब भी सूरत हाल ऐसी थी, मगर अब तो बहुत ही मखदूश है। 71 का वाक़या हुआ, अब देखिए अगला इंतज़ार कीजिए कि क्या सूरत हाल आती है। मेरा सर ज़ाहिर है इस जो हमारे अनवर हक काकड़ साहब हैं, इंग्लैंड में जिसके किराएदार रहते थे ना, उसके इन्होंने 69 पाउंड्स देने थे। उनको कॉल करके कहा जी मैं आपका मकरूज़ हूँ तो मैं भेज दूँगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैन। एनीवेज, मेरा सर आपसे अगला सवाल जो है कि पाकिस्तान में अगर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आई गारंटी इन इलेक्शन को कोई भी कबूल नहीं करेगा। इवन आपकी पीपल्स पार्टी भी कबूल नहीं करेगी, इवन आपकी कोई भी पार्टी इसको कबूल नहीं करेगी। मुल्क के पास, आपके पास पैसा नहीं है, तो इन इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? आप एमरजेंसी लगा दें, आप एमरजेंसी लगा के हुकूमत कर लें। अच्छा, जो इलेक्शंस है ना, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हम अपने आप को वो डेमोक्रेटिक कंट्री और वो सारा कुछ करते हैं, उस तनाज़ुर में IMF आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब गया तो उस तनाज़ुर में, उस हालात में, जब ज़मान पार्क में तकरीबन इमरान खान बंद होकर बैठा हुआ था, उसका पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे नाम भी नहीं लिया जा सकता था, तस्वीर भी नहीं दिखाई जा सकती, उसकी खबर भी नहीं चलाई जा सकती थी, उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। उन हालात में IMF का पूरा डेलीगेशन ज़मान पार्क गया, इमरान खान से मिला, इमरान खान से बात की, और इमरान खान से उन्होंने गारंटी ली कि हम जो भी इस वक्त मुआहदा कर रहे हैं, अगर कल तक हुकूमत में आने के बाद आपकी हुकूमत आ गई तो क्या आप उसे कंटिन्यू करोगे। इमरान खान ने पूरी डिस्कशन करने के बाद इमरान खान ने कहा यस हम करेंगे, हम ओन करेंगे जो भी अभी आप साइन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ चीजें, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के हाल की बात है और पाकिस्तान के मामलात की बात है। और फिर वो जब खबर चली, और खुसूसन ARY न्यूज पे खबर सबसे पहले चली थी, और उसमें इमरान खान की तस्वीर उन्होंने जो है वो ब्लर कर दी थी, और बाकी जो IMF के लोग बैठे हुए थे दाएं बाएं उनकी तस्वीरें क्लियर थी। फिर उस पर जो मजाक बना पाकिस्तान का, तो ये अगर उस वक्त गारंटी इमरान खान के पास गए थे तो लोग कहते थे ये इमरान खान के पास क्यों जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल इदारे जो होते हैं वो इस तरह के फेक सर्वेज पे यकीन नहीं रखते, जिस तरह का कल अंसार अब्बासी साहब जो है जिसका डंडोरा पीट रहे थे, पता नहीं उन्होंने वो कहाँ से वो सर्वे करा लिया था जिसमें वो बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान से 5 पॉइंट आगे चली गई है, PTI से 5 पॉइंट आगे चली गई है,
और अब ताज़ा तरीन ये है कि पाकिस्तान में सर्वेज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पेमरा वालों को एक बाकायदा पेमरा वालों ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स को कि आप आइंदा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आने दिखा सकते जिसमें लोगों से राय लेके आखिर में आप सर्वेज देते हैं कि इतने % लोग पीटीआई के साथ हैं इस हल्के में, और इतने % नून लीग, और इतने % पीपल्स पार्टी के साथ, और इतने तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ हैं। इस तरह का कोई दिखाया नहीं जा सकता। आप इलेक्शन के रिजल्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है यहाँ अमेरिका कनाडा में जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो डे बाई डे, डेली के हिसाब से आपको सर्वेज जो हैं वो पोल सामने आते हैं, और डेली के इतबार से आपको पता चलता है कौन सी कंजर्वेटिव कितने ऊपर है, लिबरल कितनी नीचे है, एनडीपी कितनी ऊपर जा रही है। और एक एक जब इनकी डिस्कशंस होती हैं लीडर्स की, और जो जो बात आगे बढ़ती है, कंपेन आगे बढ़ती है, और जिस तरह आपको याद होगा कैथरीन वेन ने एक स्टेटमेंट दी थी तो उसके बाद एकदम एक स्टेटमेंट से हम से लिबरल जो है वो कहां से कहां चली गई थी। तो इस तरह अगर आप पाबंदियां लगाने लगे तो ये तो फिर इसका मतलब है आप पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना कराएं। आप वाली बात ठीक है कि इमरजेंसी लगाएं और सीधे आ जाएं, लेकिन इमरजेंसी लगा के सीधे आने का भी रास्ता कोई नहीं है उनके पास इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं है। सिर्फ सूरत ये बना रहे हैं अब कि इलेक्शन में इमरान खान को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अब ताजा तरीन वारदात इनकी ये है, हमारे समझदार जिम्मेदारों की, एस्टेब्लिशमेंट वालों की, कि अब इमरान खान के बंदे तोड़ के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना कराई जाएं। अब जिन लोगों के पेपर पास हो गए, अप्रूव हो गए हैं, या जिनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दोबारा वो जाएंगे और जहां जहां से क्लियर होंगे, अब उनके साथ ये डील की जाएगी कि ठीक है आपने पार्टी नहीं छोड़नी, आपने पीटीआई का टिकट भी ले लिया, आपके पेपर भी हमने अप्रूव करा दिए, अब आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद क्या करना है वो हम बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आजाद जाने दिया जाएगा और उन्हें पीटीआई के करीब भी जाने दिया जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा कि ठीक है लेट इट गो दैट वे, और उसके एंड पे वो उन्हें बताएंगे कि जब ये खत्म होंगे तो फिर इलेक्शन के करीब जाके उन्हें बताया जाएगा कि आपने राइट वाले ग्रुप में जाना है या लेफ्ट में जाना है, आपने तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी है, अलग अपना ग्रुप बनाना है, या आपने कहना है हमने आजाद बेंचों पे बैठना है। और एक और हमारे यहाँ एक और गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, या लोग डिटेल में देखते नहीं है, वो कहते हैं जी कि अगर पीटीआई को बल्ला ना मिला और पीटीआई ने आजाद उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए और पीटीआई के लोग आजाद भी जीत गए तो दोबारा वो वुमेन सीट्स की जो है वो नुकसान हो जाएगा पीटीआई को। नहीं, वुमेन सीट्स का नुकसान नहीं होगा। जब इलेक्शन हो जाते हैं, आजाद उम्मीदवार आ जाते हैं, तो उन्हें टाइम दिया जाता है कि आपके पास 5 दिन है, 7 दिन है, आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो कर लें। उन 5-7 दिनों में जितने भी आजाद लोग हैं वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 1-2-3 बंदे आखिर में रह जाते हैं जो कहते हैं हमने असेंबली में एज एन इंडिपेंडेंट ही जाना है और हमने आजाद ही अपने बैठना है, चाहे हुकूमत के साथ बैठना है या अपोजिशन में, लेकिन हम इंडिपेंडेंट एमएनए के तौर पर, मेंबर नेशनल असेंबली के तौर पर रहेंगे। ज्यादा लोग कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि वहां जब वो जाते हैं उनका नंबर वहां काउंट होता है और वहां फिर उनकी जो स्पेशल सीट्स हैं, उनमें अकलियतों की सीटें हैं, खवातीन की सीट्स हैं, वहां उनको फायदा हो जाता है उस पार्टी को। तो ये बिल्कुल पीटीआई को इस तरह नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि आजाद जीतने के बाद अगर जिस तरह भी अगवा किए जा रहे हैं, उम्मीदवार अगवा कर लिया जाता है या उसका तस्दीक कुनंदा या तायद कुनंदा अगवा कर लिया जाता है, अगर आजाद जीतने के बाद वो बंदे अगवा हो गए या अगवा करने के बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय उनसे ये कहा जाए कि आपने ए नहीं बी में जाना है या बी पार्टी नहीं सी पार्टी में जाना है, ये काम हो सकता है। और अब इस पे ज्यादा काम हो रहा है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें लड़ने दो, लेकिन उनके साथ ये डील करो कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं करनी, खामोशी से साथ रहना है, इमरान खान की हमदर्दियां और इमरान खान का वोट लेना है, जीतने के बाद हम बताएंगे तुमने क्या करना है। अब इस पे प्लान बी और सी पे काम हो रहा है, ए पे वो नाकाम हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज बिलाना साहब। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये सिस्टम चलेगा तो आपने ख़ुद दावत दे रहे हैं कि इस मुल्क में रिश्वत और बारगेन और ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला यानी आम बाज़ार लग जाएगा। अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी व नासिर है। क्या अगर आप देखते हैं 71 की तरफ चले जाएं तो बांग्लादेश के लोग जो थे उनके दिल में एक ख़ास नफ़रत थी। इन दिनों में बहुत सारी वीडियोस देखने का मौका मिला। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा है और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, डू यू कंपेयर आज के दौर को 71 की वॉर से पहले और फिर बांग्लादेश की सूरत में अलग हो जाना? नहीं, मैं उसके साथ कंपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि इस वक्त जो लीड कर रहा है ना, हमारी यूथ कर रही है, और हमारी लीड जो है वो, हमारी यूथ जो है वो मेरे ख्याल में हम जो थोड़े से सीनियर सिटीजन हैं या हमारे से भी जो सीनियर हैं, हमसे मेरे ख्याल में वो ज्यादा लॉयल हैं। दे आर मोर कमिटेड विद पाकिस्तान, दे आर मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान, दे आर मोर लॉयल टू पाकिस्तान। हमसे बड़े जो थे वो अपनी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे, मुख्तलिफ मामलात थे उनके, बहुत सारों की तो भूख के मसले थे, बहुत सारे तो डॉलर पे दुम हिलाते चले जाते थे, बहुत सारे तो
सर आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं ना इक़्तिदार में, ये मोहम्मद जुबैर और असद उमर और ये उस एज के लोग बैठे हुए हैं ना। हमारी जो वोट का हक है वो तो हमारी यूथ के पास है, और यूथ ने सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि वोट को तस्लीम किए जाने या ना किए जाने पे एक्ट करना है और रिएक्ट करना है, वो भी हमारी यूथ ने करना है। बुजुर्गों ने तो ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलना, हम तो बुजुर्ग जो हैं वो तो सिर्फ ड्राइंग रूम में या टेलीविजन चैनलों में बैठ के डिस्कशंस करते हैं। यूथ जो है वो तो प्रैक्टिकली बाहर निकलती है। आपको याद होगा परसों एक कॉन्वोकेशन हुआ है लाहौर में कहीं, कि पता नहीं पंजाब के किसी एरिया में कहीं हुआ है। कॉन्वोकेशन पे जब ऊपर डिग्रियां तकसीम की जा रही थी तो स्टेज के ऊपर बच्चे जा रहे थे अपनी अपनी डिग्री लेने के लिए, तो एक बच्चे ने बिल्कुल एन वाइस चांसलर के सामने पहुंच के उसने अचानक जेब से निकाला फोल्डेड पीटीआई का झंडा और उसने वो लहरा दिया वहां पूरे हॉल की तरफ करके, और हॉल तालियों से गूंज उठा और वहां लोगों ने वो गाना गाना शुरू कर दिया। बच्चों ने प्रैक्टिस की हुई थी सबने कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। और उसके बाद वो वाइस चांसलर और वहां जितने प्रोफेसर थे उनकी भी सबकी जो है वो नौकरियों से फारिग हो गए होंगे। नहीं अभी तक तो नहीं फारिग हुए, हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। नहीं आ रही थी अब करें क्या, उनको समझ नहीं आ रही थी अब करें क्या, कि पूरा हाल जो है वो ये गा रहा है जान जाएगी और क्या होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। और वो पीटीआई का उस बच्चे ने बिल्कुल स्टेज के ऊपर वाइस चांसलर के पास गया, जब डिग्री हाथ में ली उसने, और उसके बाद उसने खोल के खड़ा हो गया वहां स्टेज पे पीटीआई के झंडा लहरा के। बहुत इस यूथ को आप कैसे रोकेंगे? और वो बांग्लादेश वाला तजर्बा हमने कर लिया, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने देख ली। अब हमारी यूथ जो है वो इस तरह चीजें हाथ से नहीं जाने देगी। और ये यूथ, ये जो इस वक्त रेजिस्टेंस भी जो आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है। मैं शर्तिया कहता हूं कि इस वक्त हमारे जीएचक्यू में तकरीबन 145 मेजर जनरल हैं, तकरीबन 40-45 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 4 फुल जनरल हैं, तकरीबन 200 से 200 के करीब जनरल हैं जो हमारी पाकिस्तान आर्मी में। उन 200 के 200 में से हर घर में कम से कम एक वोट इमरान खान का है। इन लोगों को अपने घर से रेजिस्टेंस आ रही है। इसी तरह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान बैठे हुए हैं 15-16, इनके घरों में आप चेक करवा लें, इनके घरों में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कम से कम एक डाई हार्ड इमरान खान का वोटर सपोर्टर इमरान खान का खैरखा नहीं होगा। इन लोगों को घर से रेजिस्टेंस आ रही है। ये उसने हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी इमरान खान के खिलाफ। लेकिन उस दिन उन्होंने टेलीविजन चैनल पे मीडिया के सामने कहा है कि मेरे घर में इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। इमरान खान की तस्वीर क्यों लगी हुई है? कोई होगा ना इमरान खान का वहां मोहब्बत करने वाला कि उसके घर में अभी तक तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, इमरान खान 92 में हीरो था, लेकिन 92 बहुत पुरानी बात हो गई ना। 92 में अगर कोई वर्ल्ड कप जीतने की उसकी तस्वीर अपने घर में लगाता है तो उस वक्त वो मेक सेंस करती है। लेकिन आज भी अगर उसके घर में वो तस्वीर लगी हुई है तो इसका मतलब है कि उस तस्वीर को आज भी कोई उस घर में देखना चाहता है। बहुत शुक्रिया फयाज भाई। मेरा आखिरी सवाल आपसे है और मैं आपसे क्विक इसका चाहती हूँ, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 मिनट टाइम इंक्रीज़ किया, अगले महीने से 1-1 घंटा का टाइम इंक्रीज़ होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि डिवाइड एंड रूल जो पाकिस्तान में ये जो डिवीज़न आ गई है बहुत बुरे तरीके से, आज मेरे पास मैसेज है, मैं आपका जब तशरीफ़ लाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि वो मैसेज भी रिले कर दूं, जो आंखों देखा हाल बलूचिस्तान के सरहद के करीब। पाकिस्तान में अगर आप पंजाब में भी चले जाएं तो पंजाब के साउथ की तरफ चले जाएं जहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क आता है, कोर पंजाब के लिए मोहब्बत का इजहार नहीं। हालांकि सिर्फ नवाज़ शरीफ ही हैं जिन्होंने पंजाब से हुकूमत की थी। अयूब खान KPK की तरफ से थे, जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा और भुट्टो साहब सिंध की तरफ से आए थे, फिर बलूचिस्तान से बाज़ प्राइम मिनिस्टर्स आए। ये पंजाब के साथ क्या गदर हो गया कि वो पंजाब का जो सदर्न सूबा है वो भी पंजाब के साथ, क्या पंजाब ने कोई बहुत बड़ा गदर किया है? नहीं, पंजाब का मसला ये है ना कि पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और बड़े सूबे की वजह से इसकी आबादी भी ज्यादा है, अगर एरिया वाइज भी ज्यादा है, पॉपुलेशन वाइज भी तकरीबन 60-65% पॉपुलेशन पाकिस्तान की इसकी है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा पॉपुलेशन में से ब्यूरोक्रेट भी निकलने हैं, जर्नल भी निकलने हैं, जर्नलिस्ट भी निकलने हैं, जजेस भी निकलने हैं, तो ज्यादा पॉपुलेशन से ही निकलने हैं। जब वो ज्यादा निकलते हैं तो फिर उन पर ये इल्जाम होता है कि देखें जी पंजाबी हर जगह बैठा हुआ है और ये पंजाबी इस तरह करते हैं। हालांकि हम में से कसर कभी किसी ने कम नहीं की, जिसको मौका मिला है, जहां जहां मिला है उसने पूरा इंसाफ किया है। जो एक राइज हमारा सिस्टम था कि लुटो पुटो और अपना खाओ और आगे जाओ, इस काम में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे कोई बलोची था, चाहे कोई पठान था, चाहे कोई सिंधी था, चाहे कोई पंजाबी था। ये हमारा एक कौमी वतीरा बन गया है कि हमने इस मुल्क को लूटना है और इसके बारे में
बतौर नेशन, बतौर कौम, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के सिर्फ नारे लगाने हैं, बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी हमने कुछ करना नहीं है इसके लिए। लेकिन इल्ज़ाम पंजाब पे इसलिए आता है कि ये बड़ा है, छोटों के पास इल्ज़ाम लगाने का जवाब ये बन जाता है कि हम छोटे हैं, इसलिए हमारे साथ जी ज्यादती हो रही है। और भाई आपके नंबर ऑफ पीपल ही कम है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की कौमी असेंबली की टोटल नशिस्तें इस वक्त 16 हैं आबादी के लिहाज से, पहले 14 थी, अब बढ़ा के 16 कर दी गई हैं। अब उनकी 16 है, दूसरी तरफ 142 पंजाब की थी, उसकी कम भी की गई है, तो फिर भी 141 है, सिर्फ एक कम कर सके, उससे ज्यादा कम भी नहीं कर सके। अब 141 MNA एक प्रोविंस से आते हैं, 16 MNA दूसरे प्रोविंस से आते हैं, और सेनेट में इसीलिए 20-20 इक्वल दी गई हैं चारों सूबों को, ताकि कहीं तो किसी ईवान में तो बराबरी का एहसास हो। इस वजह से बलूचिस्तान से भी 20 सेनेटर आते हैं, पंजाब से भी 20 सेनेटर आते हैं। अब ये बड़े सूबा होने का कुछ फायदा भी है और नुकसान भी है। ये जो लोग कहते थे कि इसके सूबे के छोटे हिस्से कर दें, इसमें जनूबी पंजाब का अलग सूबा बना दें, शुमाली पंजाब का अलग सूबा बना दें, वस्ती अलग बना दें, तो वो एक उस बात में वजन था। लेकिन ये जो लोग हैं जो समझते हैं कि शायद पंजाब तकसीम हो जाएगा तो वसाइल तकसीम हो जाएंगे, भाई वसाइल तो वैसे भी तकसीम होने होते हैं। मरकज से जब पैसे जाते हैं तो सारे लाहौर में ही क्यों लगे, क्यों ना डेरा इस्माइल खान में, डेरा गाजी खान और ये जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहां क्यों ना खर्च हो। मियाँ वाली वालों का क्या कसूर है, तलागंग वालों का क्या कसूर है, मियाँ चन्नू वालों का क्या कसूर है, तौसा शरीफ वालों का क्या कसूर है। तो ये तकसीम जब तक ये छोटे यूनिट नहीं बनेंगे, जब तक प्रोविंसेस छोटे नहीं होंगे, उस वक्त तक ये इल्जामात लगते ही रहेंगे। सिर्फ बड़ा होना भी घरों में जिस तरह होता है, एक बड़ा भाई होता है, सूबे ज्यादा बन जाने चाहिए थे, लेकिन छोटे सारे ये कहते हैं कि ये बड़ा है तो इसलिए हम पे इल्जाम हमें डांट रहा है। अदरवाइज उस बड़े को वैसे जिम्मेदारी उस बड़े पे इतनी होती है कि मैंने घर का निजाम चलाना है, मैं बड़ा हूं घर में। बहुत शुक्रिया फयाज भाई। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। कल फिर बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनते वक्त हिंदुस्तान के कितने सूबे थे और पाकिस्तान के 4 थे, 4 से 5 हो गए, मगर ये सूबे ज़्यादा होना चाहिए थे। मेरा ख्याल है हम में से किसी ने भी मुल्क के साथ वफा की नहीं है। हम ज़ुबानी कलामी, मेरे समेत हम सारे के सारे ज़ुबानी कलामी बहुत हैं, मगर इस मुल्क के साथ किसी ने जस्टिस की नहीं। स्टे ट्यून्ड। फयाज भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच। जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर अस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर हम गलत करें तो हमको गाइड ज़रूर कीजिएगा, और अगर हम बेहतर करें तो प्लीज़ इसका रेफरेंस और लोगों को ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फयाज बिलाना साहब।